सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं जिसमें साहू समाज अब अरुण साव के समर्थन में उतरकर खड़ा हो गया है और वो ये कह रहा है कि भूपेश बघेल ने अरुण साव जो है वो साहू समाज से आते हैं। अरुण साव के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो 10 दिन के अंदर माफी मांग ले, वरना हम बहुत कड़ा प्रतिरोध इसका करेंगे। प्रदीप साहू प्रदेश अध्यक्ष हैं, संयुक्त सचिव हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी के ऊपर भूपेश बघेल जी ने टीका टिप्पणी की है, ये बहुत ही निंदनीय है। इससे साहू समाज आक्रोशित है और इसकी पूरी निंदा करता है, क्योंकि भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको अपनी मर्यादा को नहीं लांघना चाहिए। और में एसपी को ज्ञापन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई है और 10 दिनों के भीतर अगर भूपेश बघेल जी अपनी बातों को वापस नहीं लेते हैं, समाज से माफी नहीं मांगते हैं, तो पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जवाबदारी आदरणीय भूपेश बघेल जी की होगी। अब ये बयान जो था वो इतना ज्यादा बिलो द बेल्ट था कि खुद टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि हाँ थोड़ी गलती हो गई है भूपेश बघेल जी की, और विजय शर्मा डिप्टी सीएम जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मर्यादा होनी चाहिए बयान देते वक्त। दोनों क्या कह रहे हैं सुनिए। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, मुख्यमंत्री रहे, बड़े दायित्व पर रहे, उनको इस बात को समझना चाहिए कि लिमिट कहां पर है। इसको उन्होंने कभी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नहीं समझा, भ्रष्टाचार में भी नवाचार कर गए और ऐसा भ्रष्टाचार कर गए कि पूरी दुनिया में प्रतिमान बन गया। तो लिमिट उनको कई बात हर मैंने अति सर्वत्र वर्जित, ये जो लाइन है ये शाश्वत है, सत्य है प्रारंभ से ही, इसको उनको बिल्कुल ध्यान करना चाहिए। किसी के बारे में भी ऐसा कहना उचित नहीं है। कोई उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में बोले तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए सबको समझना चाहिए। कोई गिरा हो तो उसको उठाने का काम हमारे पार्टी की संस्कृति में है, स्वयं ही गिर जाने का काम हमारी संस्कृति में नहीं है। लिए तो उद्बोधन नहीं था, व्यक्ति के लिए था। फिर भी हो सकता है कभी कभी जैसे कहते हैं कि जबान फिसल गई या कुछ अपनेपन में कुछ बोल गए या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो गया जो सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक तौर पे नहीं होना चाहिए। वो भी जनप्रतिनिधि हैं, पर वो चूक हुई। मुझे लगता है कि भूपेश जी भी उस बात को महसूस कर रहे होंगे। समाज के लिए उन्होंने नहीं कहा। अच्छा, व्यक्तिगत तौर पर यह बयान था, डिप्टी सीएम को की तुलना बंदर से की थी, समाज की नहीं की थी, और वो मान रहे हैं कि गलत बोल गए हैं वो। अब ये एक अलग मसला है, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इस वजह से भूपेश बघेल बहुत तनाव में है, इसलिए आजकल विवादित बयान दे रहे हैं। उधर से राहत मिल गई है भूपेश बघेल को। चैतन्य बघेल को आज जमानत मिल गई है, बड़े खुश हैं। वो क्या कह रहे हैं, विजय शर्मा डिप्टी सीएम क्या कह रहे हैं चैतन्य बघेल की जमानत पर, ये सुनिए। हाई कोर्ट ने ईडी और ईओडब्ल्यू दोनों मामले में बेल दी है और आज बेल मिल गई दोनों मामले में, तो ये सत्य की जीत है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। तो ये बड़ी राहत मिली है हाई कोर्ट से। चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से राहत मिली है और कांग्रेस कह रही है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण था, न्यायालय ने अपना निर्णय किया है, तो आगे जैसे भी होगी न्यायालय में सुनवाई होगी उसकी। करीब 30,000 पन्नों की चार्जशीट एक हफ्ते पहले ईडी ने पेश की थी इसी मामले में। कितने? 30,000 पन्ने फाइनल चार्जशीट। और वो पेश करने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद आपने कोर्ट को कागज दिए, कोर्ट ने जमानत दे दी। तो जाहिर सी बात है अब सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या है, लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल ये रहे आपके सामने, भूपेश बघेल को यह क्या हुआ? सीएम पर निजी तंज, अरुण साव की बंदर से की तुलना। बघेल का साधु संतों पर भी सीधा हमला, धीरेन्द्र शास्त्री प्रदीप मिश्रा को ढोंगी कहा। चैतन्य बघेल को महीनों बाद जमानत मिली, भूपेश बघेल बोले सच कभी हारता नहीं। भूपेश बघेल क्यों दे रहे हैं बार बार विवादित बयान? सत्ता पर दबाव बनाने में क्यों फिसल रही है जुबान? ये कहीं लाइमलाइट पे बने रहने की कोशिश तो नहीं है? चलिए, 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुनील चौधरी जी जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर अनिल द्विवेदी जी ने हमें ज्वाइन किया, अनिल जी का भी स्वागत करता हूं। सुरेंद्र वर्मा जी, आपके पास आता हूं।
सुरेंद्र वर्मा जी, कक्का तो बहुत सोच समझ के बातें करते हैं, पर कक्का कभी साधु संतों को ढोंगी बता देते हैं, कभी सीएम साहब के पर तंज कसते कसते उनकी पत्नी तक को लपेटे में ले लेते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं, पार्क जाएंगे क्या और पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और अब तो हद्दी हो गई, अरुण साव जी की तुलना सीधे बंदर से कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, जो लिंगियाडी की घटना है, अरुण साव जी वहां के जनप्रतिनिधि हैं, वहां पर जो सैकड़ों घर तोड़े जा रहे हैं उसके खिलाफ वहां के ग्रामीण 40 दिन से आंदोलित हैं। कड़कते ठंड में परिवार सहित वहां पर लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। अरुण साव जी पर भरोसा करके जनता ने चुना है, उनकी नैतिक जवाबदेही बनती है कि जाके बात करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। ठंड के मौसम में बरसों से उनके घरों में जहां पर वो रह रहे थे उस पर बुलडोजर चलाना कहां तक उचित है? सही तो कहा भूपेश बघेल जी ने, जो जिम्मेदारी एक मंत्री के तौर पर अरुण साव को मिली हुई है, कितना पूरा कर पा रहे हैं? आरटीआई के जवाब में हाल ही में आया कि 2 साल में 950 मीटर सड़क कुल बन पाई है। जो सड़कों की स्थिति है, जो रखरखाव को लेके, मरम्मत को लेके पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। और विशेष तौर पर जो भूपेश बघेल जी ने जहां पर वक्तव्य दिया, किसी समाज को लेकर उन्होंने कुछ बात नहीं कही। एक संदर्भ है, एक कहानी है बहुत प्रसिद्ध, जिसमें जंगल का राजा जो शेर हुआ करता था उसको बदलने के लिए जिस प्रकार से षड्यंत्र रचे गए और बंदर को राजा बना दिया गया। फिर एक जब जरूरत पड़ी हिरण के बच्चे को बचाने के लिए, तो बंदर ने ये दिखाया कि एक डाल से दूसरे डाल में कूद के बोले मेरे परिश्रम में कोई कमी है क्या? वही स्थिति जो है रोज रोज बयान दे रहे हैं अरुण साव जी, लेकिन हकीकत यह है कि उनके विभाग में ही इतनी अनियमितता है, अव्यवस्था है कि राहत जनता को नहीं मिल पा रही है। तो लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में आलोचना को खत्म करना चाहती है सरकार। जातिवाद का आवरण ओढ़ के किसी जाति को, किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को लेके कोई टिप्पणी नहीं की। आपने जैसा कि कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपने भी बयान सुना, इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं सभी हिंदू हैं धर्म से। कभी आपने सुना है कि कोई संत जिसको कहा जाए वो ये कहे कि प्रभु श्री राम के 5 बाप हैं, वो रावण से उनकी बात होती है? तो ऐसे जो कुतर्क है वो एक संत की भाषा नहीं हो सकती। चलिए ठीक है, जो सुरेंद्र वर्मा जी, सारी बातें मैं समझ लेता हूँ, विदेश जाने की बात करें। सुरेंद्र जी, सारी बात मैं समझ गया। मुझे बताइए कि एक पार्क की बात करते करते वो सीएम साहब के साथ साथ उनकी पत्नी का जिक्र कर देते हैं पब्लिकली। एक संत की भाषा क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, पूर्व सीएम ने तय कर दिया, लेकिन एक पूर्व सीएम की क्या ये भाषा होनी चाहिए? अभिलाष जी, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है? सारा तमाम सामाजिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री जी की, श्रीमती जी की सक्रियता रहती है। उसी संदर्भ में कहा ना, जहाँ मुख्यमंत्री नहीं जाते वहां पर मैडम जाती है, तो उसको उन्होंने किसी तंज के रूप में नहीं कहा। ये तो स्वाभाविक है। पहले भी रमन सिंह की सरकार में जो है सामाजिक कार्यक्रमों में उनकी श्रीमती जी जाती थी। अभी के भी मुख्यमंत्री जी से ज्यादा सक्रियता मैडम की है। तो ये तो जनता देख रही है। चलिए ठीक है, रील तरह तरह के आ रहे हैं, सोशल मीडिया में चल रहे हैं। सुनील जी, आपके पास आता हूं। सुनील जी, आपत्तिजनक क्या है? सुनील जी, आपके पास आता हूं। मुझे बताइए, ये जो बयान है इसको आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी भूपेश बघेल जी ने पिछले 4-5-10 दिनों में जो फील्डिंग सेट कर दी है, ये कहा जा रहा है कि ये दबाव है जो उनके ऊपर चैतन्य बघेल को लेकर के था, और अब वो आज उनको जमानत मिल गई, तो हम ये माने कि कल से बीजेपी को थोड़ी राहत रहेगी बयानों से। राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर महासचिव हैं, और ओबीसी समाज के नेता के रूप में कांग्रेस उनको प्रतिस्थापित करना चाहती है। लेकिन भूपेश बघेल जी को यही तो डर है। भूपेश बघेल जी के मन के अंदर हमेशा भय रहता है कि मुझसे आगे कोई ना चला जाए, और इसीलिए वो लगातार बयानबाजी करते हैं। और साहू समाज का अपमान करना ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि साहू समाज के युवक की हत्या हुई बिरनपुर में। उसके बाद साहू समाज के युवक की हत्या होने के बावजूद सरकार का एक व्यक्ति, वहां के स्थानीय विधायक से लेकर के मंत्री से लेकर के कोई नहीं गया। वहां पर कोई गया ही नहीं। वो साहू समाज उस बात को याद रखा। दूसरा, इनकी खुद की विधायक थी छन्नी साहू जी, आपको याद होगा, अपना मंगलसूत्र ला करके थाने में रख दी थी और उन्हीं के गले में छुरा टिका भी दिया गया था।
तो वहां पर भी आप देखेंगे कि क्या स्थिति उत्पन्न कर दिए थे। और अभी आप देखेंगे माननीय अरुण साव जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं, और भूपेश बघेल जी की सरकार को हटाने में सबसे प्रमुख भूमिका में वो रहे। वो आगे बढ़ करके लगातार लड़ाई लड़ते रहे और इसलिए इनको अब डर सताने लगा। अरुण साव जी से इनको डर लगने लगा है, इसलिए ये आए बाएं कुछ भी बोलते रहते हैं। और एक विषय में बताऊं, रायपुर शहर में नेता प्रतिपक्ष नगर निगम की बात आई, साहू समाज के पार्षद को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन उसके बाद हटा करके एक बागी को जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, मैं तो ऐसा सुना हूं कहीं की लेन देन करके साहू समाज के युवक को हटाया गया, पार्षद को हटाया गया, सुनील और जी, एक बागी को लड़ाया गया। सुनील जी ठीक है, मतलब अब ये ऐसा अरुण साव के लिए बोला था। एक मिनट सुनील जी ठीक है, आपने तो पूरी पता नहीं कहां की कुंडली निकाल दी। मुझे भूपेश बघेल जी का वो बयान में कहा उन्होंने साहू समाज बोला, जरा मुझे बताइए कहां से आप जोड़ रहे हैं? साहू समाज कहां? वो अरुण साव के लिए जिक्र करते करते इस बात पर आए, समाज तो कहीं लाए नहीं वो। तो क्या अगर किसी नेता के खिलाफ कोई बयान दिया जाएगा पूरे समाज के खिलाफ अगर हो, तो बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के बयान में निकाल देता हूं, तो वो क्या उनके समाज के खिलाफ हो गए पूरे? देखिए, ये प्रश्न तो आपको साहू समाज के व्यक्ति से पूछना चाहिए जो साहू समाज के अध्यक्ष है। उन्होंने पत्र जारी किया है और कहा है कि 3 दिनों के अंदर जो है माफी मांगनी चाहिए इनको। ये तो साहू समाज ने प्रश्न उठाया ना कि माननीय अरुण साव जी के विषय में यदि कोई अपमानजनक बात होगी तो साहू समाज ने माना है। ना साहू समाज के लोग विरोध कर रहे हैं। सुनील जी, आपने भी तो सवाल उठाया, साहू समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया। मैं प्रदीप साहू जी को भी जोड़ रहा हूं, आप मैं तो उठा ही रहा हूं सवाल। तो आप सवाल, आपके पास आधार है कोई सवाल का? मैं तो सवाल बिल्कुल आधार है। आप एक बात बताइए, आप किसी के बारे में कुछ भी कहेंगे, संतों के बारे में कहेंगे ढोंगी है, पाखंडी है, उसके आप मुख्यमंत्री जी वर्तमान में उनकी पत्नी के बारे में क्या कहा है जरा साहू समाज के नेता के बारे में ऐसे कह देंगे। साहू समाज, अच्छा नेता, अच्छा आप भी किसी समाज के नेता है तो आपके खिलाफ भी कोई नहीं बोल सकता। आप चौधरी समाज के नेता है तो कोई बोल ही नहीं सकता फिर आपके खिलाफ जिंदगी में, राजनीति में। तो अनिल द्विवेदी जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं ये अधिकार बोलना। अभिलाष जी बोलना चाहिए, पर बोलने की भाषा जो है वो संयमित होनी चाहिए। ना, किसी को अपमानजनक तरीके से आप नहीं बोल सकते। अब आप सही लाइन पर आए, अब आप तर्कपूर्ण डिबेट कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि विवादित बयान दे रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा कि बिलो द बेल्ट हैं, मैंने पहले ही कहा कि सीएम के साथ उनकी पत्नी का नाम जबरदस्ती घसीट रहे हैं। पर ये जो समाज आप कनेक्ट कर रहे हैं ना, ये साफ दिख रहा है कि आप इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए, उनकी गलती है वो दिख रही है। साधु संतों को कहां दिख रहा है, सीएम की पत्नी को कहां दिख रहा है, अरुण साव जी की बंदर से तुलना की दिख रही है। यहां तक मैं आपके साथ हूं, पर ये जो समाज कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये पॉलिटिकल नैरेटिव आपका सेट होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, यहां मत कीजिए। चलिए मैं आ जाता हूं जल्दी से अनिल द्विवेदी जी। हम नहीं कर रहे हैं, साहू समाज ने किया, तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे मंत्री का अपमान किए हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री का अपमान किए। हाँ ठीक है, तो ये साहू समाज कनेक्ट कर रहा है। आपने शुरू में साहू समाज कह रहा है वो ठीक है, साहू समाज को बोलने दीजिए। आपके डिप्टी सीएम का अपमान हुआ है, वो दैट इज योर पॉइंट, वो बहुत लीगल है। मैं अनिल द्विवेदी जी के पास आता हूं। अनिल जी आपके पास आ गया। अनिल जी मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि भूपेश बघेल जी का ये दो तरफा वार है। एक तरफ तो वो मुखर, प्रखर और सबसे बड़े नेता छत्तीसगढ़ के हैं, रहेंगे, ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये सिर्फ बीजेपी को या छत्तीसगढ़ की जनता को नहीं, वो दरअसल कांग्रेस के कुछ अंदर के साथियों को भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि मैं ही हूं, आई एम द ओनली वन। क्या ये बात सही है कि ऐसा कुछ चल रहा है जिसकी वजह से उन्हें अब इतना मुखर होना पड़ रहा है? देखिए अभिलाष जी, जहां तक अभी ताजा मामलों की बात है, चारा जो बयान आए हैं ये कहीं ना कहीं इससे विवाद उठा है। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया, उसके सामने में फिर अरुण साव जी मंत्री है, उन्होंने भी टिप्पणी की, फिर साहू समाज भी कूद गया। तो कुल मिलाकर के जुबान का मामला है, और मनुष्य का जो आधा सौंदर्य होता है वो उसकी जुबान में होता है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और रन को शीतल करे आपो शीतल होए। और हमने इस तरह के बयान भारतीय राजनीति में कई देखे हैं। मैं अभी चंद दिनों पहले ही पढ़ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भाषण देते थे, आंख मूंद मूंद लेते थे, तो उस पर
स्वर्गीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उनके सामने टिप्पणी की, अटल जी के सामने टिप्पणी करते हुए कहा कि अटल जी तो आप तो सौ के भाषण देते हैं। तो अटल जी ने तुरंत उसका रिप्लाई कर दिया था, सामने इंदिरा गांधी भी खड़ी थी, उन्होंने तुरंत रिप्लाई कर दिया था कि इंदिरा जी क्या मैं ये समझूं कि आप भी अपना भाषण हाथ उठा उठा करके देती हैं। तो पहले तो प्रत्यक्ष सामने ही आदान प्रदान हो जाया करता था, अभी जरूर है कि थोड़ा दूरियां बना करके इस तरह के बयान और जवाब दिए जा रहे हैं। और मुझे याद है कि इसके पहले बयान नहीं आए, ऐसा तो है नहीं। दिग्विजय सिंह का बयान हमने देखा था, टंचमाल, वो उनकी पार्टी में ही उन्होंने बयान दे दिया था, जिस पर काफी हल्ला मचा था। नरेंद्र मोदी जी ने बोल दिया था कि जब गाड़ियां चलती हैं तो नीच में कुत्ते आ जाते हैं, तो उसको लेकर के बड़ा एक समुदाय विशेष की टिप्पणी कर दी थी, यही कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए थे। तो यदि वो बयान दे रहे हैं तो आपके लिए बड़ा सवाल हो जाता है, लेकिन जब आप कुछ बयान दे रहे हैं तो वो व्यक्तिगत हो जाता है या उस पर आप बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। तो भारतीय राजनीति में इस तरह के बयान राजनेता आपस में देते रहते हैं, ये उनके माइलेज लेने का मामला होता है, टीआरपी का मामला होता है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि आप जितने बड़े नेता होते जाते हैं, जितने बड़े पद पर बैठते जाते हैं, जितने वरिष्ठ होते जाते हैं, उतना ही आपको संयम के साथ बात करना पड़ता है। आज आप देखिए टीएस सिंहदेव कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने खुद ने बचाव में उतरे और उन्होंने बोला कि नहीं, उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष पर हमला नहीं किया है। तो भूपेश बघेल जी अब राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और ये इसमें भी दो मत नहीं है कि प्रदेश कांग्रेस में वो सबसे कद्दावर नेता हैं, सबसे ज्यादा समर्थकों की फौज उनके पास है। और आप ताजा मामला भी देखिए, जब उनके बेटे आज जेल से रिहा किए गए, कितने महीने उन्होंने इंतजार किया कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा, और वो मिला, और उन्होंने कानून का पूरा सम्मान किया। और इसलिए आज चैतन्य बघेल जो हैं वापस जेल से बाहर आए हैं, भूपेश बघेल जी ने उसका भी सम्मान किया है। लेकिन मैं वही कहूंगा कि थोड़ा सा आपको बोलने में, बयान देने में, किसी पर टिप्पणी करने में बचना होगा, ताकि आपकी गंभीरता और आपकी महानता पर जनता ज्यादा से ज्यादा टीआरपी दे सके। ठीक है, मेरे साथ प्रदीप साहू जी जुड़ गए, प्रदेश संयुक्त सचिव छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के, और उन्होंने यह आह्वान किया है और उन्होंने चेतावनी भी दी है सीधे तौर पर एक्स सीएम भूपेश बघेल को। प्रदीप जी, ये कहा जा रहा है कि भाई समाज के ऊपर तो कोई टिप्पणी नहीं की, अब ऐसे अगर आप प्रदर्शन करेंगे और धमकी देंगे कि हम प्रदर्शन करेंगे, हमारा अपमान हो गया, तो फिर साहू समाज के किसी भी राजनेता पर कांग्रेस कह रही कि हम तो फिर टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको कैसे लगा कि ये पूरे साहू समाज का अपमान है, या चूंकि वो आपके समाज के बहुत बड़े नेता हैं, आप मान के चलते हैं कि उनको मिला सम्मान आपका सम्मान है, उनका अपमान आपका अपमान है, या आप मान के चल रहे हैं, या आपके पास तथ्य है कि ये पूरे साहू समाज का अपमान है? साहेब बंदगी साहेब, देखिए जिस तरीके से अरुण साहू जी जो हैं आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और हम लोग उन्हें अपने समाज का गौरव मानते हैं जी। और अगर हमारे गौरव के ऊपर जिस तरीके से, ठीक है, वो उनको दर्शाया गया, उनको बोलना जो चाह रहे थे वो कि इधर से वो उधर से उधर बंदर कूदता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पूर्व रहे हैं, और वो उन्होंने इनको इतनी मर्यादा को तो ख्याल रखना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश के साहू संघ को आहत तो पहुंचा है। इसीलिए हमने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू जी ने आह्वान कर दिया, कह दिया हमारे समाज के सभी अध्यक्ष को कि आप अपने अपने जिले में जाके एसपी के पास जाके ज्ञापन सौंपिए और उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग कीजिए। और हम लोग सरल सहज स्वाभिमानी लोग हैं, हम लोग स्पष्ट रूप से आग्रह भी कर रहे हैं कि अपनी बातों को आप वापस ले लीजिए, उसमें दिक्कत क्या है? अगर आपने कुछ गलत नहीं कहा है तो हमको आहत लगा है, हम इसलिए आग्रह कर रहे हैं। अगर आप वो सोचिए, वो खुद अगर बात वापस नहीं लेते हैं तो उससे यही कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं ये हमको वैसा बोलना चाह रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं साहू समाज को इससे आहत पहुंचा है और बहुत दुखी हैं हम लोग। प्रदीप जी, बिल्कुल ना, आप आहत हैं, शब्द मर्यादा का जो स्तर था उसको लांग गए, वो मैं भी मान रहा हूं। मेरा सवाल बहुत सिंपल और बहुत छोटा सा है, मैं ये पूछ रहा हूं, आपको क्या लग रहा है, ये अरुण साहू जी का अपमान हुआ है इसलिए आप आहत हैं, इसलिए आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, या उन्होंने कोई ऐसी बात कही जो पूरे साहू समाज का अपमान कर रही है? ये दोनों बहुत बारीक और अलग अलग बातें हैं, लेकिन बहुत बारीक अंतर है। उन्होंने सीधे सीधे अरुण साहू जी का नाम लेकर के बात की थी। मैंने पहले ही कहा कि आदरणीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी हमारे गौरव हैं,
ठीक है। अगर समाज के गौरव को कोई कुछ बोलेगा या उनको किसी को ये संदेश देना चाहेगा तो हमारी मन को तो ठेस पहुंचेगा। ठीक है। आप एक राजनेता के समर्थक होने के नाते, उस समाज के बड़े नेता होने के नाते आपको पूरा अधिकार है, हर समाज को अधिकार है कि वो उनके सम्मान से अपना सम्मान जोड़ सके। प्रदीप जी आप जुड़े रहे मेरे साथ सुरेंद्र वर्मा जी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, अब मैं आता हूं चैतन्य बघेल की जमानत पर 29,800 पन्नों की अभी ईडी ने चालान पेश किया था, फाइनल चार्जशीट, और उसका नतीजा मुझे लग रहा था कि अब तो 2-4-500 साल की सजा हो जाएगी। 29,800 पन्ने, वो जमानत मिल गई है। तो विजय शर्मा जी कह रहे हैं वो तो न्यायालय में है ना मामला, अभी जमानत ही तो मिली है, ऐसा तो नहीं दोबारा अंदर हो जाएंगे? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि भाई जमानत तो सोमैया चौरसिया को भी मिल गई थी, फिर अंदर चली गई। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, इस मामले में शुरू से ही ईडी को और तमाम जांच एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार मिली है कि जो जांचें छत्तीसगढ़ में दुर्भावनापूर्वक की जा रही है वो जांच एजेंसियों के तय मैनुअल के खिलाफ है। और जिस प्रकार से जो प्रॉपर्टी सीज की गई थी, जो अटैच दिखाया गया था, वो पैतृक संपत्ति थी। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में जो पटकथा लिख गई थी उसी पर अमल किया गया और ये दुर्भावना साफ दिख रहा है। चिंतामणि महाराज जब तक हमारी पार्टी के विधायक थे तब तक वो कोल परिवहन में आरोपी थे, भाजपा में गए तो जांच भी रुक गई और वो आज सांसद है सरगुजा से। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। जो भारत माला परियोजना में भाजपा के विधायक के परिजनों का क्या साठगांठ है। रायपुर जिला पंचायत जब चुनाव हुआ, अन्नू तारक जमीन दलाल है, वो पहले आरोपी थे, कांग्रेस पार्टी में रहते वो जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीते और अध्यक्ष बनाने के लिए अपनी पार्टी में ले गए। तो यह दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई जो है, जिसका आरोप कांग्रेस पहले दिन से लगा रही थी, वो अब साफ होने लगा है। यह भी तय है कि आखिरी में जब फैसला आएगा, आप देख लीजिएगा, जो ईडी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 6,000 से ज्यादा मामले हैं, उसमें 120 में भी प्रमाणित नहीं हो पाए। तो इनका साफ दिख रहा है कि ये दुर्भावनापूर्वक राजनीतिक देश को भुनाने के लिए विपक्षी दल के नेता और सुरेंद्र जी टारगेट कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपको इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, पर अब आप एक बार सच्ची जरा दिल पर हाथ रख के बोलिए कि देश की न्यायपालिका अब स्वतंत्र है कि नहीं? क्योंकि आपके नेता नहीं मानते ये बात। देखिए, बिल्कुल ये समय समय पर ये बात प्रमाणित हुआ है, लेकिन इसका एक पक्ष यह भी है अभिलाष जी कि तमाम जो नेता जो विपक्ष में रहते आरोपी बनाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद यही जांच एजेंसी आवेदन देके मामले वापस ले रही। प्रफुल्ल पटेल विमानन घोटाले के आरोपी मैं एजेंसी नहीं, मैं कह रहा हूं न्यायपालिका पर भरोसा बढ़ रहा है कि नहीं आपका? अशोक चौहान, मैं आपसे ये कह रहा हूं, न्यायपालिका मेरा सवाल अलग था सुरेंद्र जी। मैं एजेंसी तो आपने, मैं कह रहा हूं न्यायालय पर तो भरोसा है ना अब आपको? मैं अभिलाष जी, मैं वही चीज बता रहा हूं। जो 6300 से ज्यादा मामले दुर्भावनापूर्वक संस्थित थे, केवल 120 मामलों को छोड़ के बाकी 99.8% मामले फर्जी साबित हुए। तो इसका मतलब है कि 99.8% आपको विश्वास जनता का इसीलिए है। हाँ। दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की गई। अरे आप सवाल घुमा रहे हैं गोल गोल जलेबी की तरह, न्यायालय से बच के रख रहे हैं ताकि आगे आने वाले दिनों में कोर्ट को फिर से टांगना पड़े तो आप लोग बोल सकें। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, न्यायपालिका पर कांग्रेस को भरोसा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ कांग्रेस को हाँ या ना? बस सिंपल पूछ रहा हूं साहब। आप विद्वान पत्रकार हैं, न्यायपालिका पर भरोसा है तभी तो हम चलिए ठीक है, बस ये जानना चाह रहा था। सुनील चौधरी जी, देशवासियों सुनील चौधरी जी, वो लाल पन्नों में, लाल कपड़ों में लेकर के जब चार्जशीट पहुंचे थे तो मैं तो डर गया था देखकर कि भाई पता नहीं क्या 200-400-500 साल की सजा करवा देंगे क्या, और वो जमानत दे दी साहब। और एक मामला ऐसा अकेला नहीं है, ये कैरेक्टर एसिसिनेशन हो जाता है, किसी लोग को 5-5, 6-6 महीने जेल में रख देते हैं और कोर्ट को लगता है ये 30,000 पन्नों में ऐसा क्या लिखा था कि कोर्ट को उसमें से एक पन्ने में भी नहीं लगा कि चैतन्य बघेल को अंदर रखना है हमको? क्या लिख दिया है ऐसा? देखिए अभिलाष जी, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, न्यायालयीन प्रक्रिया है, और इस देश के अंदर में जो न्याय व्यवस्था है वो सबको समभाव से देखती है कि किसी के साथ भी किसी प्रकार का कुछ ऐसा दिक्कत ना हो। और यदि न्यायालय को लगा कि चैतन्य बघेल को जमानत दी जानी चाहिए, और वो उनके वकील जो होंगे वो उन्होंने भी तथ्य रखा होगा, लेकिन जमानत का अर्थ ये तो नहीं कि दोष सिद्धि हो गई।
जमानत का अर्थ ये तो नहीं है कि आप इस मामले से बरी हो गए। और एक बहुत अच्छा प्रश्न ये भी आप पूछ रहे थे कि कांग्रेस को भरोसा तो हो गया ना, तो वही हम लोग भी पूछना चाहते हैं कि भरोसा तो हो गया ना। वैसे तो बहुत सारे लोग जेल में हैं, कांग्रेस के बहुत सारे लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, बहुत सारे फरार लोग भी हैं, तो भरोसा तो है ना, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन अच्छा सुनील जी, ये न्यायालय जो है वो भी कहीं सुनील जी, जमानत का अर्थ ये तो होता है, अच्छा सुनील जी, जमानत का अर्थ ये नहीं होता मान लिया, लेकिन जमानत का अर्थ ये तो होता है ना कि जांच एजेंसी कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाई अपने प्रूफ के आधार पर कि इस व्यक्ति को अंदर रखना जरूरी है। ये तो होता है ना, जांच एजेंसी जब देती है कोई जमानत। अभिलाष जी, जमानत में अगर किसी को न्यायालय छोड़ रहा है तो निश्चित रूप से उसका तो सबसे पहले ये होता है कि भैया जांच में जो चीजें तथ्यात्मक थी और जितने प्रकार के जांच में जो भी सबूत थे वो प्रस्तुत किए जा चुके हैं और अभी बहुत ज्यादा कोई पूछताछ की आवश्यकता नहीं होगी। और चूंकि दोष सिद्धि नहीं हुई है इसलिए बहुत दिन तक के जेल में रखना भी कानूनी प्रक्रिया। मैंने कहा ना, भारत की न्यायपालिका जो है वो सबको समभाव से देखती है। अब ये जमानत में सारी बातें लिख करके तो दिए ही होंगे ना कि जब हम बुलाएंगे तो बुलाया जाएगा तो आएंगे, हम देश से बाहर नहीं जाएंगे, सारे विषय होंगे, वो सारा विषय स्पष्टता से रहता है। प्रदीप जी आपके पास आता हूं। प्रदीप जी है कि न्यायालय और न्यायपालिका पर विश्वास इनका बढ़ा है। ठीक है, प्रदीप जी आपके पास आता हूं। प्रदीप जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, प्रदीप जी से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं अनिल जी के पास आ जाता हूं फाइनल कमेंट के लिए। अनिल जी, चैतन्य बघेल को मिली जमानत, भूपेश बघेल के उनके घर में देखिए पटाखे चल रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सच की जो जीत होनी थी प्रताड़ित हो सकता है, पराजित नहीं। कैसे इसको आप देखते हैं? इसका पॉलिटिकल डिस्कोर्स क्या सेट होने वाला है? छत्तीसगढ़ की जनता के माइंडसेट पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि पिछले 3 साल से हम यही सुन रहे हैं, पूरा चुनाव शराब घोटाला, ये वो, और घर तक की जब्ती हो गई जमीनों की, बेटे को जेल में डाल दिया, अब वो छूट गए। अब ये बीजेपी पर आने वाले समय में अगर वो बाहर रहते हैं, उनकी जमानत बरकरार रहती है, तो बहुत बड़ा एक दबाव नहीं हो जाएगा क्या कि आप कुछ कह रहे थे और हुआ कुछ? देखिए अभिलाष जी, अभी तो चैतन्य बघेल को जमानत मिल गई है। ये जरूर है कि उन्होंने 3 महीने तक इंतजार किया और बीच में 2-2, 3-3 बार उनकी जमानत खारिज भी की गई। तो ये जो जांच एजेंसियों ने जो जांच रिपोर्ट सौंपी थी उसके आधार पर देखते हुए न्यायालय ने यह फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी उसका सम्मान करेगी और भूपेश बघेल जी तो उसका सम्मान करते ही हैं। मुझे याद है कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने पिताजी तक को जेल भेज दिया था एक बड़े आरोप में। और तो न्यायपालिका का एक सम्मान होता है। उन्होंने, वो एक बेटा है, वो पिता हैं और उनके बेटा 2-3 महीने 3 महीने जेल में रहे और मिठाइयां और फटाके क्यों नहीं फूटेंगे साहब? ये तो दीपावली के 1-2 दिन पहले की ही बात है। हाँ, दिवाली के 2 दिन पहले जेल भेज दिए गए थे। तो वो कसर तो बिल्कुल, वो कसर तो अब पूरी की जाएगी। देखिए, जहां तक चैतन्य बघेल का मामला है, एक शराब घोटाला था, उसके तहत ये चीजें हुई हैं। जनता के बीच जहां तक प्रभाव का मामला है, जनता एक बात के लिए खुश होती है कि अगर कोई बड़े आरोप लगे हैं तो उसके दोषी जेल जाने चाहिए। और चैतन्य बघेल जेल गए और 2-3 महीने बाद वापस लौटे। हो सकता है यही जनता उन्हें सम्मान देते हुए आगे चल करके कोई बड़ा चुनाव भी जितवा दे। तो एक सम्मान हुआ है न्यायपालिका का। और न्याय अब जब लगा होगा अदालत को तो उसने उन्हें जो है अभी रिहा कर दिया है जमानत पर। केस चलते रहेंगे, केस तो सारे राजनेताओं के चलते रहते हैं, सालों सालों लग जाते हैं केस चलते। मुझे लालू यादव की टिप्पणी याद आ रही थी जब वो चारा घोटाले में बाहर आए, तो उन्होंने एक टीवी चैनल में बात करते हुए कहा था कि प्रत्येक राजनेता को जेल यात्रा जरूर करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो ये बात उन्होंने हंसी मजाक में जरूर कही होगी, लेकिन उनका तात्पर्य यह भी था कि जेल जाने के बाद आपका एक संघर्ष सामने आता है। मुझे याद है कि देवेंद्र यादव 6-6, 7-7 महीने जेल में रहे थे और जब वो बाहर निकले तो उनका एक हीरो की तरह स्वागत किया गया। कद बढ़ जाता है। तो ये जनता है। जनता जिस तरह आपको दोषी मानते हुए आपको जेल जाते देखना चाहती है, जेल से बाहर आने के बाद वो एक हीरो की तरह आपको सम्मान भी देती है। तो ये बहरहाल ये जिंदगी का हिस्सा होता है। चैतन्य बघेल निराश जरूर रहे होंगे, चलिए ठीक है, लेकिन अब वो जेल से बाहर हैं और मुझे लगता है कि इसका सम्मान होना चाहिए इस फैसले का। चलिए ठीक है सर, बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सुनील जी आपका, सुरेंद्र वर्मा जी आपका, अनिल जी और प्रदीप जी आप हमारे साथ तकनीकी दिक्कत की वजह से लगातार नहीं जुड़ पाए, उसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा। आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया। इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।